18th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस फिलोसफर हुए इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट का जन्म 1724 में कोनिग्सबर्ग, प्रशिया में हुआ, जो वर्तमान में कैनिनग्रेड नाम से जाना जाता है, जो रसिया में है। इमैनुअल कांट को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। जैसे एक कहानी है कि उनके पड़ोस में एक फैमिली रहने आती है, और वो फैमिली जब आती है तो वो कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जब इमैनुअल कांट अपने खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको कुछ व्यूज़ में डिफरेंस दिखता है। कुछ पौधे उगाते हैं, कुछ ऐसा होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि इमैनुअल कांट इतने परेशान हो जाते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। फिर उनके डॉक्टर जब उनको देखने आते हैं तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इमैनुअल कांट इसलिए बीमार हो गए हैं कि उनके पड़ोस में थोड़ा सा व्यूज़ में परिवर्तन आया है। और जब ये बातें उनके पड़ोसियों को पता चलता है तो बड़े दुखी होते हैं और जल्दी से उस पेड़ वेड़ को काटते हैं कि इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा स्कॉलर हमारे कारण परेशान हो रहा है। तो कुछ ऐसे थे इमैनुअल कांट। उनके बारे में और भी बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। जैसे वो इतने पंचुअल थे समय को लेकर के कि उनके आने जाने के समय को देख करके लोग अपनी घड़ियों का समय मिला लेते थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वो बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से थे, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे, और अपने 50s में जाकर के वो फुली सैलरीड प्रोफेसर बनते हैं, और तब जाकर के थोड़ी सी उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। तो इमैनुअल कांट को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे एक और कहानी है कि वो आजीवन अविवाहित रहे। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला ने उनको शादी के लिए प्रपोज़ किया, और उसके बाद इमैनुअल कांट बहुत दिनों तक सोचते रहे कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शादी करने के पक्ष में वो कुछ तर्क सोचते थे, तो फिर उसके खिलाफ कुछ तर्क सोचते थे। ऐसा करते करते वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, और जब वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनको शादी करनी है, तो जब उस महिला के पास पहुँचते हैं तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली है। तो इन कहानियों में क्या सच्चाई है तो पता नहीं, लेकिन इतना तो सच है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे इमैनुअल कांट। तो चलिए हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जिस समय में इमैनुअल कांट लिख रहे हैं वो समय इनलाइटनमेंट के नाम से जाना जाता है। और खुद इमैनुअल कांट ने कैसे लिखा कि व्हाट इज़ इनलाइटनमेंट, तो उन्होंने कहा कि इनलाइटनमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है सेकुलरिज्म, यानी कि जो क्रिश्चियन बिलीफ था उसको लेकर के लोगों में विश्वास कम हो रहा था, और इसको उन्होंने बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया कि ये अच्छी चीज़ है, ऐसा होते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही वो एक बात और मानते थे कि धर्म कुछ तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं, वो इस बात को स्वीकार करते थे, पर वो मानते थे कि ये जो धर्म है वो कहीं ना कहीं लोगों को एथिकल बना रहा है। उन्होंने किताब लिखी रिलीजन विद इन द बाउंड्स ऑफ रीज़न। तो अपनी इस किताब में उन्होंने कहा कि धर्म कहीं ना कहीं लोगों को एथिकल बनाने का काम करता है, और हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जिसमें धर्म के इस पॉजिटिव चीज़ को तो लिया जाना चाहिए, लेकिन हम नेगेटिव चीज़ों को छोड़ सकें। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कैटागोरिकल इम्परेटिव। तो कैटागोरिकल इम्परेटिव एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जिसको हम नए बोतल में पुरानी शराब कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सोच है जो दुनिया में हर एक महत्वपूर्ण धर्म में पहले से मौजूद था। तो इमैनुअल कांट ने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव से ये कहा कि एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम बाय विच यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ, यानी कि आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि आप उसी समय में यह मानने के लिए तैयार हों कि अगर ये यूनिवर्सल लॉ हो जाता है, हर कोई यही काम करता है, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस बात का मतलब क्या है, एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हो गई है, किसी पुरुष की शादी हो गई, और वो अपने पत्नी के इतर किसी और महिला से संबंध रखता है। तो इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि जब वो ऐसा संबंध रखता है तो ये सोच सकता है कि ठीक है, मैं रख रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, मैं अपनी बीवी को तो परेशान नहीं कर रहा है, और अपनी बीवी से वो इस सच को छुपा करके रखता है। तो इमैनुअल कांट कहते हैं कि उस व्यक्ति को साथ में यह चीज़ भी समझना चाहिए कि उसकी बीवी भी अगर किसी और पर पुरुष से ऐसा ही संबंध रखे और उससे ये बात छुपाए तो उसको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर उसको इससे कुछ परेशानी होती है तो फिर वो कैटेगोरिकल इम्परेटिव के भीतर में नहीं आता है, और उसके अपने जो उसके आचरण है वो आचरण ठीक नहीं है, इसलिए उसको उस आचरण को चेंज कर देना चाहिए। दूसरा उदाहरण और हम ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, जैसे कहा जाता है कि कोई आदमी भूखा है तो उसने चोरी कर लिया, तो क्या वो कार्य सही है?
इमैनुअल कांट कहते हैं कि नहीं, वो कार्य गलत है। अब हम कहेंगे कि गलत कैसे है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है तो वो भूखे मर जाता, उससे बढ़िया उसने चोरी करके खाना खा लिया। तो इमैनुअल कांट कहते हैं कि नहीं, अगर हम उस चीज़ को सही मानेंगे तो फिर दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति भूखा हो, वो चोरी करके खाना खा ले, तो हमको उसको सही मानना पड़ेगा। और क्या ऐसे समाज में आप रहना चाहेंगे जहाँ पे जब किसी इंसान को भूख लगती है तो वो चोरी कर लेता है? ऐसे में तो एक एनार्की फैल जाएगी। तो इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि जो एक्शन है वो हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में सेम है, और वो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। यानी उसका सही या गलत होना समय और काल से स्थापित नहीं होता, बल्कि यूनिवर्सल होता है। यानी कि जो काम अभी गलत है वो हर समय गलत होगा, जो अभी सही है वो आगे भी सही होगा। इसी चीज़ के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, कैटेगोरिकल इम्परेटिव। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू डू अनटू यू। मतलब ऐसा काम कीजिए जो कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ करे तो आपको परेशानी ना हो। दूसरे शब्दों में हम इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है कि जैसा खुद इमैनुअल कांट ने कहा कि ट्रीट अदर एज एंड नॉट एज मीन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मीन्स का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, लेकिन इमैनुअल कांट कहते हैं कि किसी भी मानव को मीन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मीन से उनका क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब आप मोबाइल फ़ोन को 10 घंटा चलाइए, 5 घंटा चलाइए, बंद कर दीजिए, मत चलाइए, मोबाइल को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बस एक टूल है। आप उसको जैसे भी चलाएं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से डील कर रहे होते हैं तो वो यह उम्मीद करता है कि आप उसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे, आप उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट रखेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गोलगप्पे खिला रहा है, तो वो गोलगप्पे वाला भले ही आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप उसको मीन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गोलगप्पा वाला भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहा है, अपने ज़िंदगी में कुछ पाने का प्रयास कर रहा है। तो हमें उसके साथ बहुत ही सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। भले हम उसके गोलगप्पे खा रहे हों, हम उसकी सेवा ले रहे हों, लेकिन बदले में हम उसको फेयर ट्रीटमेंट दें, जो उसका पैसा हो वो दे, हम उसको नुकसान न पहुंचाएं। इसी के लिए उन्होंने कहा कि दूसरे को हमें एंड के तौर पे देखना चाहिए, ना कि मीन के तौर पे देखना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटी में भी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिबर्टी की बातें कही या फ्रीडम की बातें की। उन्होंने कहा कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप लिबर्टेरियन सेंस में चीज़ों को देखें, मतलब जो मन कर रहा है आप वो करने का प्रयास करें। उनका कहना यह है कि फ्रीडम, सच्चा फ्रीडम वही है जो एक्चुअली कैटेगोरिकल इम्परेटिव के माध्यम से लागू होता हो। मतलब खुद का कॉन्शियसनेस हमको ये कहे कि हम जो फ्रीडम चाह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी अगर वही फ्रीडम चाहेगा तो हम उसके साथ एक तरह से सहमत होंगे। यानी कि हमारा फ्रीडम जो है वो हमारे कंसाइंस के द्वारा खुद ही गवर्न होगा। और ऐसे में जो भी सरकार आती है या जो भी सरकार होगी वो हमारे फ्रीडम की रक्षा करने के लिए होगी, और जो सरकार होगा वो हमारे भीतर जो पॉजिटिविटी है उसी का एक एक्सटर्नल वर्जन होगा, एक इंस्टीट्यूशनल वर्जन होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग था इमैनुअल कांट का, जिसका आज हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स में इस्तेमाल देखते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी हम इसका बहुत इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो आपको कैसा लगा इमैनुअल कांट का ये व्यू, मुझे भी बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी और लेक्चर में। धन्यवाद।